अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज़ अबाउट द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। आप लोग पहले बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ चुके हैं वेक्टर्स के बारे में। जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि जो वेक्टर्स हैं वो उनको आप ऐड कर सकते हैं, उनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है ये दो तरह की होती है। वेक्टर्स को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और उसके नतीजे में एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो ये कहलाती है स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरह से जब आप किसी वेक्टर को किसी और वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलती है एक वेक्टर क्वांटिटी। ये जो वेक्टर क्वांटिटी वाली प्रोडक्ट है इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। आइए देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट के और क्या नाम हो सकता है और किस तरीके से इसको जो है हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें एक न्यू वेक्टर सी वेक्टर मिल रहा है। तो इस किस्म का वेक्टर प्रोडक्ट आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। क्योंकि हम दो वेक्टर्स के दरमियान में एक क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की, बेसिकली वो कुछ भी नहीं है और बजाय बस इसके आप ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स के बारे में हमें ये बताती है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेट्स से आपके पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के दरमियान में जो एंगल है दिस इज थीटा। तो अब जो ए वेक्टर है जब इस बी वेक्टर के साइन थीटा वाले कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। इसी तरीके से अगर बी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। यानी अब यहाँ से नतीजा क्या निकला कि अगर आपके पास एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई होता है तो आपको एक वेक्टर मिल जाता है। मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड देन b sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर। n हैट इज द यूनिट वेक्टर जो नई कोई डायरेक्शन होगी, क्योंकि a आपके पास x एक्सिस में अगर b sin थीटा y में है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आपको किसी थर्ड डायरेक्शन में कोई वेक्टर दे देगी और वो वेक्टर यहाँ पर हम कह देते हैं सी वेक्टर है। मैग्नीट्यूड को हमने मॉड में लिखा a क्रॉस b और वो बराबर है ab sin थीटा के। अब हम देखते हैं कि इस वेक्टर की हम कैसे बताएंगे कि डायरेक्शन क्या है जो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिली है। जैसे सी वेक्टर की बात की है तो सी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कैसे पता चलेगा? वी विल अप्लाई अ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल एक खास रूल है जो हमें बताता है कि जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो सी वेक्टर या नया बनने वाला वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। कैसे इसको हम अस्यूम करते हैं कि अगर आप ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ मल्टीप्लिकेशन में चल रहे हैं यानी आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो यू हैव टू सिलेक्ट द मिनिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ए और बी के दरमियान में जो मिनिमम एंगल है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ना कि आप ए से बी की तरफ जाने का बाहर वाला एंगल लेंगे। नाउ प्लेस योर राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। उसके बाद आप अपनी जो फिंगर्स हैं कर्ल देम फ्रॉम ए टू बी और तब आपका जो थंब होगा स्ट्रेच्ड थंब वो डायरेक्शन दे देगा सी वेक्टर की। जैसे देखिए यहाँ पर है। इसी तरीके से अब अगर आप बी क्रॉस ए में जाना चाहें तो यू विल प्लेस योर राइट हैंड ऑन बी। बी से ए की तरफ आप मूव करेंगे और जो इरेक्टेड थंब है वो आपको डायरेक्शन दे देगा सी वेक्टर की, वो माइनस सी की तरह आएगा। अब ये प्रैक्टिस आपको करनी है कि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर है, तो नहीं, ए क्रॉस बी आपके पास माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आता है, क्योंकि जब आप ए क्रॉस बी करते हैं ए से बी की तरफ जाते हैं तो एक डायरेक्शन में सी वेक्टर आता है और बी से ए की तरफ जब आते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास वेक्टर आएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक छोटा सा मूवी क्लिप देख लेते हैं। देखिए जी, इस मूवी क्लिप में हमने दो पेंसिल्स को दो एक्सिस की तरह लिया हुआ है। आपके पास दो पेंसिल्स हैं, एक ऑरेंज है और एक ग्रीन है। ऑरेंज पेंसिल को आप एक एक्सिस कह लें एक्स एक्सिस, ग्रीन वाले को आप वाई एक्सिस कह लें। अब आप अपना जो राइट हैंड है उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखिए और अपनी जो फिंगर्स हैं
उनको आप कर्ल करना शुरू करें वाई एक्सिस की तरफ, तो ये जो स्ट्रेच थंब है ये आपको डायरेक्शन दे देगा जेड एक्सिस की या थर्ड वेक्टर की। सिमिलरली अगर हम उसकी पोजीशन को चेंज करें और आपके पास एक्स और वाई एक्सिस या ए और बी वेक्टर्स, दो वेक्टर मौजूद हैं, तो अब आप ए वेक्टर पर अपनी फिंगर्स रखेंगे, फिर आप उनको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे ए से बी की तरफ, और जो स्ट्रेच थंब है ये आपको दे देगा सी वेक्टर की वैल्यू। अगर आप ए से बी चल रहे हैं, एक्स टू वाई चल रहे हैं, तो जेड डायरेक्शन में सी वेक्टर आएगा। अब अगर आप बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ मूव करते हैं, यू हैव टू प्लेस योर हैंड ऑन बी वेक्टर राइट हैंड, और बी से ए की तरफ कर्ल करते हैं, तो अब आपके पास देखिएगा जो स्ट्रेच्ड थंब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको सी वेक्टर दे रहा है। मतलब सिंपल, और ये आपके पास होगा नेगेटिव जेड एक्सिस। सिंपली ए से बी जाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा एक्स टू वाई जाते हुए, वाई टू एक्स जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में आपके पास थर्ड वेक्टर आ जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट की पहली एग्जांपल जो डेली लाइफ से मैं आपको देना चाहूंगी वो है टॉर्क। टॉर्क है टर्निंग इफेक्टिव फोर्स, लाइक फोर्स की वजह से जो रोटेशन आप पैदा करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो आपके पास टॉर्क कहलाता है। आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड द फोर्स एफ। अब ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, दिस इज अ सी सॉ। लेट्स से कि दो बच्चे हैं, वो किसी प्लेग्राउंड में खेलने के लिए गए हुए हैं और वहां वो अपनी राइड्स एंजॉय कर रहे हैं ऑन सी सॉ। बच्ची जो है वो ये सेंटर से एक खास डिस्टेंस r2 पे बैठी हुई है और उसका वेट w2 डाउनवर्ड है। इसी तरीके से ये जो बच्चा है ये आपके पास सेंट्रल पॉइंट से r1 डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस बॉय, और इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। अब अगर वेट की डायरेक्शन, अब अगर ये बच्ची जो है डाउनवर्ड साइड पर कोई फोर्स लगाती है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस बॉय पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और अगर ये बॉय जो है ये डाउनवर्ड साइड पे फोर्स लगाता है तो ये जो गर्ल है ये अपवर्ड साइड पर मूव करेगी। मतलब अगर आप देखें तो ये टर्न पैदा हो रहा है इस सीसॉ में, या तो सेमी सर्कल टाइप बिहेवियर इसका होगा कि अगर ये बच्चा ऊपर चला गया है तो गर्ल नीचे आ गई है, गर्ल ऊपर चली गई है तो ये बॉय नीचे आ गया है। सिमिलरली आपके पास एक और जो एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट की वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स लगती है मूविंग पार्टिकल्स पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पे। अगर आपके पास कहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो कि इनटू द पेपर मतलब अरेंज्ड है, जैसे आपके पास ये क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर होता है, और एक चार्ज पार्टिकल है, नेट से कोई इलेक्ट्रॉन है जो उसमें मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो अब ये जो टर्निंग इफेक्ट होगा v और b के दरमियान जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड आ जाएगी, उससे ये चार्ज पार्टिकल नीचे मूव करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से फर्दर मूव करेगा, फर्दर फोर्स लगेगी तो लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू कर देगा, और इस तरीके से ये आपके पास एक रोटेशन जो है वो कॉज हो जाएगी। F इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल है, यानी यहाँ से हमें क्या पता चला कि जितना भी आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टर्निंग इफेक्ट के बारे में या रोटेशन के बारे में क्रॉस प्रोडक्ट कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देती है। यानी कहीं पर भी डिफ्लेक्शन है या रोटेशनल मोशन है तो वो सब कुछ आप क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए ही पॉसिबल हो सकता है, और इसकी डायरेक्शन इसी रोटेशनल मोशन में ही होगी। अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स होती है खसूसियात। तो वेक्टर प्रोडक्ट की कौन कौन सी खसूसियात हैं? सबसे पहले तो ये नॉन कम्यूटेटिव है। नॉन कम्यूटेटिव एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम a क्रॉस b को मल्टीप्लाई करें और फिर b क्रॉस a को मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लीकेशन इन जो कैंडिडेट्स हैं या ये जो वेक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके ऑर्डर पे डिपेंड करेगी, यानी a क्रॉस b का जवाब वो नहीं होगा जो b क्रॉस a का होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी नॉन कम्यूटेटिव होती है। ये मैंने कुछ सिंपल सा मैथ्स कर दिया है,
कि a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट। अब अगर आप b क्रॉस ए लें तो दैट विल बी बी ए साइन थीटा माइनस एन हैट, और फिर आप अगर इसकी पोजीशन बदल दें तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा, और इसके लिए माइनस एन हैट की वजह से माइनस बाहर आएगा और ए क्रॉस बी आ जाएगा। इसका मतलब है ये आपस में कम्यूटेट नहीं कर रहे। ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ए और बी वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं। इस तरह की वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमें मैक्सिमम मिलेगा और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हम अटेन कर पाएंगे। अगर आपके पास ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन हैट के बराबर है, तो अब थीटा की वैल्यू 90 हो गई है, तो आपके पास ए बी एन हैट आंसर आएगा, बिकॉज साइन 90 इज 1। तो मैग्नीट्यूड विल बी मैक्सिमम, दैट इज ए बी। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं, जो कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान में है। अगर आपके पास ए पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू 0 या 180 होगी, यानी कि दो वेक्टर ए और बी के दरमियान में या तो एंगल 0 होगा या एंगल 180 डिग्री का होगा। अब अगर हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें मिलता है एक नल वेक्टर ए बी साइन थीटा एन हैट आपको देगा ए बी साइन 0 एन हैट, और ये साइन 0 विल गिव यू 0। तो आपके पास ए बी एन हैट मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो आपको 0 वेक्टर या नल वेक्टर मिलेगा। आप इसे अकेला 0 नहीं कह सकते क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से जब आप साइन 180 लिखेंगे तो साइन 180 भी आपको 0 दे देगा, और आपके पास आएगा ए बी साइन 180 इज इक्वल टू 0 वेक्टर या नल वेक्टर। सेल्फ प्रोडक्ट अगर आप ए वेक्टर की लेते हैं, यानी ए वेक्टर को ए वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इक्वल वेक्टर का केस आ जाएगा, और इसमें भी जो थीटा है वो 0 डिग्री के बराबर होगा। तो इस केस में भी आपके पास नल वेक्टर ही आएगा। अगर आप ए साइन थीटा एन हैट करते हैं, तो अब साइन 0 विल गिव यू 0 और ए स्क्वायर इंटू 0 विल गिव यू 0 वेक्टर। नल वेक्टर अगर याद हो आपको तो क्या था, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है और उसकी डायरेक्शन अनडिस्क्राइब्ड होती है, आर्बिट्रेरी होती है। अब हम इस वेक्टर प्रोडक्ट को यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में देख लेते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स आपके पास x, y और z तीन एक्सिस हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। x एक्सिस को जो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन को वो i हैट है, y के लिए j हैट है और z के लिए k हैट है। अब अगर हम i क्रॉस i यानी पैरेलल वेक्टर्स लें j क्रॉस j और k क्रॉस k, ड्यू टू द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये आपके पास 0 वेक्टर या नल वेक्टर आ जाएगा। लेकिन i क्रॉस j जब हम करेंगे यानी i से j की तरफ जाएंगे तो हमें राइट हैंड रूल k वेक्टर दे देगा। इसके लिए मैंने आपको एक आसान सा करने के लिए ये एक हमने एक सर्कल या एक रोटेशनल साइकिल बनाया हुआ है, या जैसे एक व्हील टाइप अरेंजमेंट है। आप एंटी क्लॉकवाइज आई जे के की तरफ जा रहे हैं, जब आप आई टू जे जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन ये है तो आप पॉजिटिव के मिलेगा, जे टू के आपको देगा आई और के क्रॉस आई आपको देगा जे। लेकिन अगर आप जे क्रॉस आई करेंगे क्योंकि आप एंटी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपके पास माइनस के आएगा। आई क्रॉस के करेंगे माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट इसका देखें स्केलर प्रोडक्ट से, तो ये कंट्रास्ट में है। इसको अगर हम कंपेयर करें, यानी हमें आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के 1 दे रहा था और आई डॉट जे आई डॉट के जे डॉट के 0 दे रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें आई डॉट जे आई क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस आई की फॉर्म की वजह से कोई वेक्टर मिल रहा है, और आई क्रॉस आई सेल्फ प्रोडक्ट हमें नल वेक्टर दे रहा है। बिल्कुल जी, साइंस इंटरचेंजेबल है। आप a को माइनस बी से करें या माइनस ए को b से करें, इस तरीके से i को माइनस j से करें या माइनस ए को j से करें, तो यू कैन गेट सच काइंड ऑफ रिजल्ट्स। अब वेक्टर प्रोडक्ट्स जो हैं उसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यूनिट वेक्टर्स को। i क्रॉस j में i यूनिट वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड i 1 होगी, j की मैग्नीट्यूड 1 होगी एंड देन साइन 90। तो आपके पास साइन 90 भी 1 दे देगा, तो आपके और साथ में आएगा एक एन हैट जो कि राइट हैंड रूल से के हैट में आ रहा है, के हैट के बराबर आ गया। इसी तरीके से बाकी वेक्टर्स आपके पास आई हैट या जे हैट के बराबर आ जाएंगे। अगर आप जे क्रॉस आई करते तो उससे फिर आपके पास माइनस के हैट माइनस आई हैट या माइनस जे हैट रिजल्ट आता ड्यू टू राइट हैंड रूल। अगर इसको हम i को i से क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका आंसर 0 वेक्टर कैसे आएगा,
कि आई इज गिव यू यूनिट, इट इज यूनिट वेक्टर, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। इसी तरीके से इस आई की भी मैग्नीट्यूड 1 है। फिर आपके पास एंगल जो है वो 0 है क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स है आई और आई। तो फिर क्या होगा, आपके पास साइन 0 0 रिजल्ट देगा, और जब आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारी क्वांटिटीज को, आपको नल वेक्टर मिलेगा। तो इन सारे केसेस में यू विल गेट नल वेक्टर। एक करेक्टरिस्टिक इस प्रोजेक्ट की ये है कि ये हमें इसकी जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस पी की, वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देती है। पैरेललोग्राम आपके पास एक शेप है जिसमें आपके पास सामने सामने के जो लाइंस हैं या इजला हैं वो पैरेलल होते हैं, तभी इसको हम नाम देते हैं पैरेललोग्राम। जैसे रेक्टेंगल है, आपने देखी, उसमें 90 डिग्री पर सारे होते हैं आपके पास लाइंस। इसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल, अपर और लोअर लाइन पैरेलल, और कोई एंगल हो सकता है ए और बी लाइन के दरमियान। तो इस केस में अगर हम इस पैरेललोग्राम का एरिया लेना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर दिस इज द वेक्टर ए, तो इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर वैल्यू देगा ए साइन थीटा के बराबर, क्योंकि ए की बी के अलॉन्ग जो डायरेक्शन है, जो कंपोनेंट है वो ए कॉस थीटा है, और जो परपेंडिकुलर है वो ए साइन थीटा है। तो अब आप बी वेक्टर को और ए साइन थीटा को, यानी इस लेंथ और इस हाइट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा, क्योंकि एरिया आपके पास लेंथ इंटू हाइट ही होगा। तो आप ए और बी साइन थीटा या बी और ए साइन थीटा इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एरिया मैग्नीट्यूड आ जाएगी किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी साइन थीटा के बराबर है, जो कि मैग्नीट्यूड किसकी है, ए क्रॉस बी की। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि जब आप किसी वेक्टर ए या बी को उसके म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एक्स वाई और जेड की फॉर्म में लिखते हैं, आई जे और के की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाते हैं that are making an angle of 90 degrees with one another। तो आपके पास ए वेक्टर के जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं स्पेस में, दैट आर ए एक्स आई हैट, ए वाई जे हैट और ए जेड के हैट। इसी तरीके से बी के बी एक्स आई हैट, बी वाई जे हैट और बी जेड के हैट। जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम इन दोनों के दरमियान में क्रॉस लगाएंगे। अब हम ए एक्स को इन तीनों कंपोनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए वाई की तीनों से लेंगे, और इसी तरीके से ए जेड की तीनों से लेंगे। अब हम देखेंगे कि ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, लेकिन हमें पता है आई क्रॉस आई 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे हमें के हैट दे देगा। देन ए एक्स बी जेड के क्रॉस आई, सॉरी आई क्रॉस के हमें माइनस जे दे देगा। इसी तरीके से फिर हम ए वाई को बी एक्स के साथ, बी वाई के साथ, बी जेड के साथ करेंगे, और ये ख्याल रखेंगे कि सिर्फ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस के क्रॉस जे, आई क्रॉस के और के क्रॉस आई का कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नॉट। और आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जहां भी है वो 0 हम लगाएंगे। तो इस सारी मल्टीप्लीकेशन के नतीजे में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई हैट। जे वेक्टर के कंपोनेंट ए जेड बी एक्स और ए एक्स बी जेड हैं, और के वेक्टर के कंपोनेंट्स ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स हैं। इसको थोड़ा इजी अप्रोच से सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड यूज होता है उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। यानी अगर हम चाहें कि हम किसी भी फॉर्मूला को रिमेंबर रखे बगैर और इजी वे में क्रॉस प्रोडक्ट को हल कर लें और कैलकुलेट कर लें कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो वो डिटर्मिनेंट फॉर्म होगी। डिटर्मिनेंट आपके पास किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए लिया जाता है, और उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके कंपोनेंट्स के दरमियान में। अब ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो हम देखेंगे कि अगर हम ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, दो वेक्टर हैं, तो हम कैसे इसको लिखेंगे। फर्स्ट रो जो है आई हैट, जे हैट और के हैट, ये हमें यूनिट वेक्टर्स की रो देगी। सेकंड रो जो है उसमें हम ये जो लेफ्ट साइड पर वेक्टर ए है इसकी रो देगी A1 यानी AX, A2 यानी AY, A3 यानी AZ। थर्ड रो हमें राइट साइड वाले वेक्टर की कंपोनेंट्स देगा, जैसे B1 BX, B2 BY, B3 आपको BZ के बारे में बताएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपने, पहले तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लेते हैं, आपके पास 3 कॉलम्स हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला आप लगाते हैं कि फर्स्ट कॉलम हैज +1 वैल्यू, सेकंड कॉलम हैज -1 वैल्यू,
third one has again positive 1, yani this will be 1, this will be minus j, this will be positive k, this will be positive I. अब अगर हम I के लिए इसको सॉल्व करना चाहें तो हम I को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके साथ J और K को और A1 और B1 को कैंसिल आउट कर देंगे और I के लिए हम लिखेंगे ये मैट्रिक्स, यानी A2 A3 B2 B3। अब हम सेकंड J के लिए जब जाएंगे तो हम पहले तो लगाएंगे अपना माइनस साइन, क्योंकि हम सेकंड कॉलम पे पहुंच चुके हैं। फिर हम लिखेंगे J अगर लेना है तो J के नीचे वाला कॉलम और J के साथ वाली सारी रो को कैंसिल करेंगे और हम जो कंपोनेंट्स लिखेंगे दैट विल बी A1 B1 A3 B3। इसी तरीके से नेक्स्ट प्लस K हैट आएगा, K के सामने वाली सारी रो और सारा कॉलम कैंसिल और A1 B1 A2 B2 हमारे डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए हम आई हैट लिखेंगे। अब हम चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में A2 B3 माइनस A3 B2, यानी वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। हम लेफ्ट से A2 B3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम माइनस साइन लगाएंगे, फिर हम राइट A3 B2 की तरफ जाएंगे। ऐसे ही फिर J हैट के लिए हम करेंगे A1 B3 माइनस A3 B1, फिर K हैट के लिए करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1, यानी ये हमारे पास आई हैट के लिए आएगा AY BZ माइनस AZ BY माइनस J हैट AX BZ, 3 आपके पास Z है, 1 आपके पास X है, माइनस AZ BX प्लस K हैट AX BY माइनस AY BX। तो इन दिस वे हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स है वेक्टर प्रोडक्ट की वो कंप्लीट होती हैं। यही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। काइंडली आप इस लेक्चर के बारे में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।